आज हम बात करने वाले हैं एनिमल बिहेवियर के लेक्चर नंबर 6 की, जिसमें हम लर्न बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, जिसमें हम हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग और लेटेंट लर्निंग के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लर्न बिहेवियर क्या होता है? लर्न बिहेवियर इज एन एक्शन और रिस्पॉन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म गेन थ्रू एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस। तो लर्न बिहेवियर क्या है? देखिए, अभी आपने इननेट बिहेवियर पढ़ा था, जो क्या होता है? इनबॉर्न होता है। लर्न बिहेवियर क्या है? ये इनबॉर्न नहीं होता है, बल्कि ये ऑर्गेनिज्म एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से सीखता है। ठीक है, ये आपका इनबॉर्न नहीं है, बल्कि ये आप एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से सीखा जाता है। इट डेवलप्स ओवर टाइम एज पीपल और एनिमल इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग्स। तो ये कैसे डेवलप होता है? जैसे जैसे एनिमल लोगों के साथ, पीपल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उस तरीके से धीरे धीरे डेवलप होता है। दीज बिहेवियर चेंज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, कॉन्सिक्वेंसेज और सोशल इन्फ्लुएंसेस। और ये क्या है? ये चेंजेस भी आते रहते हैं इसमें। किसके अकॉर्डिंग? अगर किसी बिहेवियर में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या परिणाम है उस बिहेवियर से, या सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या है, तो उस हिसाब से लर्न बिहेवियर क्या होता है? चेंज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग लर्निंग ट्रिक्स, अ चाइल्ड कॉपिंग देयर पेरेंट स्पीच और अ बर्ड लर्निंग टू सिंग। तो ये एग्जाम्पल है इसके। लर्निंग बिहेवियर हेल्प विद सर्वाइवल, अडेप्टेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। तो सर्वाइवल में, अडेप्टेशन में और सोशल इंटरेक्शन में ये हेल्प करता है। पीपल एंड एनिमल लर्न बिहेवियर इन डिफरेंट वेज, सच एज वॉचिंग अदर्स, प्रैक्टिसिंग और फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। लर्न बिहेवियर इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये कम्युनिकेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेवलपमेंट में काम आता है। तो टाइप्स क्या है लर्न बिहेवियर के? हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, लेटेंट लर्निंग और इनसाइट लर्निंग। तो ये 7 है टोटल। इसमें से इस वीडियो में आप हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग और लेटेंट लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। बाकी बचे हुए हम इसके दूसरे वीडियो में बात करेंगे इसकी। तो हैबिचुएशन क्या है? अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू अ रिपीटेड स्टिमुलस ओवर टाइम। क्या है? जैसे जैसे किसी एक स्टिमुलस को आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एक समय बाद उसमें रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। इसे कहते हैं हैबिचुएशन। फिर है सेकंड, इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग क्या है? अ रैपिड लर्निंग प्रोसेस दैट अकर एट अ स्पेसिफिक लाइफ स्टेज। ये एक रैपिड लर्निंग प्रोसेस है और एक स्पेसिफिक लाइफ स्टेज में आती है, यूजुअली अर्ली इन लाइफ। ठीक है, डकलिंग फॉलोइंग देयर मदर। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन where a neutral stimulus is linked to a significant event। ये भी लर्निंग का एक प्रोसेस है। ये किसी के साथ एसोसिएटेड रहता है कि किसी न्यूट्रल स्टिमुलाई के साथ लिंक रहेगा, तब एक बिहेवियर वो शो करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है पावलोव्स डॉग सैलिवेटिंग एट द साउंड ऑफ अ बेल। फिर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें लर्न थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू सीखा जाता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इसमें वॉच करके या कॉपी करके दूसरे को इस तरीके से सीखते हैं। लेटेंट लर्निंग क्या है? लर्निंग दैट इज नॉट इमीडिएटली डेमोन्स्ट्रेटेड बट यूज्ड लेटर व्हेन नीडेड। इसमें क्या है? सीख तो जाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और ये पता भी नहीं होता है कि सीख गए हैं चीजें, लेकिन जब जरूरत होती है तो क्या होता है? वो चीज बाहर आती है कि ये हमें आती है ये चीज। Insight learning, solving problem by thinking and applying past knowledge instead of trial and error। ठीक है, इसमें क्या है कि पास्ट नॉलेज को यूज करके हम, या थिंकिंग से हम क्या कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपकी इनसाइट लर्निंग। तो ये सबको हमने 1 by 1 डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहला है हमारा हैबिचुएशन। तो हैबिचुएशन क्या है? हैबिचुएशन इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली रिड्यूस इट्स रिस्पॉन्स टू अ रिपीटेड हार्मलेस स्टिमुलस। क्या होगा इसमें कि एक हार्मलेस स्टिमुलस बार बार एक ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रेजुअली दिया जाता रहेगा, तो ग्रेजुअली वो क्या करेगा? अपना जो उसका जो रिएक्शन है, उसके अपोज में उसका जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो अगर हम रिपीटेड कोई हार्मलेस स्टिमुलस देंगे, तो वो समझ जाएगा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है एनिमल को, और वो क्या करेगा? धीरे धीरे उसके खिलाफ रिस्पॉन्डिंग करना बंद कर देगा। It allows animal to focus on significant environmental changes while ignoring irrelevant ones। इसमें क्या होता है कि एनिमल जो होता है
वो जो सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल चेंजेस हैं सिर्फ उन पर फोकस करता है, जो इररेलीवेंट है, जो उसके किसी काम के नहीं है, जिसकी वजह से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, उसको वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। इट अकर्स व्हेन अ स्टिमुलस इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड without any reward or punishment. Yeah, the organism initially react but gradually stop responding as it learns the stimulus poses no threat. क्या कोई थ्रेट नहीं होगा तो उसे रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा. इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, मीनिंग इट डज नॉट रिक्वायर लिंकिंग टू स्टिमुलाई टुगेदर. तो ये नॉन एसोसिएटिव लिंकिंग है, इसमें भी दो स्टिमुलाई आपस में लिंक नहीं हो रहे हैं. ये हैबिचुएशन इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नॉट द सेंसरी ऑर्गन. तो जो हैबिचुएशन है ये सेंसरी ऑर्गन से कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है. ये इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है इसका, स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट. तो आपने क्या किया है कि एक ग्लास प्लेट में हमने एक स्नेल को रख दिया है और स्नेल इसमें क्रॉल कर रहा है. तो स्नेल का आपने देखा है कि इस तरीके से आईज ऊपर को रहती हैं, ठीक है. तो वो ये क्रॉल करना शुरू करेगा स्नेल. तो हमने इस ग्लास प्लेट को अगर टैप करा तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम इस ग्लास प्लेट को टैप करेंगे बॉडी को भी रिट्रैक्ट कर लेगा, अपनी आईज को भी रिट्रैक्ट कर लेगा और फिर थोड़ी देर बाद रुकने के बाद फिर से क्रॉल करना शुरू करेगा. लेकिन फिर क्या होगा, कुछ समय बाद आप इस तरीके से टैपिंग करते रहे तो ये 2 बार ऐसा रिस्पॉन्स देगा, 3 बार ऐसा रिस्पॉन्स देगा. लेकिन जब काफी समय हो जाएगा आपके टैपिंग करते हुए तो स्नेल को समझ में आ जाता है कि ये जो चीज हो रही है, जो टैपिंग हो रही है, ये उसके लिए हार्मफुल नहीं है. तो क्या करेगा, इस टैपिंग को इग्नोर करना शुरू करेगा और आपके टैप करने के बावजूद भी स्नेल क्या करेगा, आगे क्रॉल करता रहेगा. तो ये एग्जाम्पल है हैबिचुएशन का. व्हेन अ लैंड स्नेल इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास प्लेट इट बिगिंस टू क्रॉल. इफ द प्लेट इज टैप्ड द स्नेल रिट्रैक्ट्स इट आईज एंड स्टॉप मूविंग. ठीक है, वो अपनी आईज को रिट्रैक्ट करेगा और मूविंग स्टॉप कर देगा. आफ्टर अ शॉर्ट पॉज, एक शॉर्ट पॉज लेने के बाद इट एक्सटेंड्स इट्स आईज एंड रिज्यूम्स क्रॉलिंग. ठीक है, फिर क्या करेगा, एक शॉर्ट पॉज लेगा, उसके बाद वो अपनी आईज को एक्सटेंड करेगा और फिर से क्रॉलिंग शुरू कर देगा. Repeated tapping causes the snail to retract its eyes but emerge more quickly each time. वो क्या करेगा, हर बार टैप करने के बाद अपने आप को रिट्रैक्ट करेगा, लेकिन उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, वापस फिर से क्रॉल करना शुरू कर देगा. इवेंचुअली द स्नेल स्टॉप्स रिएक्टिंग टू द टैपिंग. उस क्या होगा, उसके बाद वो टैपिंग पर रिएक्ट करना बंद कर देगा. इट कंटिन्यूज मूविंग डिस्पाइट द डिस्टर्बेंस शोइंग हैबिचुएशन. ठीक है, चाहे आप कितना भी डिस्टर्ब कर लो, कितना भी टैप कर लो, लेकिन वो क्या करेगा, आगे को मूव करता रहेगा. ये क्या है, हैबिचुएशन शो करता है कि उसे वो हार्मफुल, जो भी अगर कोई स्टिमुलाई हार्मफुल नहीं है तो उसको इग्नोर करेगा. नेक्स्ट है, अ डॉग मे बार्क व्हेन इट हियर्स द डोरबेल बट विद टाइम मे स्टॉप्स रिएक्टिंग व्हेन इट रियलाइज इट्स नॉट ऑलवेज अ साइन ऑफ डेंजर. तो डॉग भी डोरबेल जितनी बार भी बजाई जाएगी उतनी बार वो बार्क करता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसे पता चल जाएगा कि हर बार डोरबेल बजाने पर ये डेंजर का साइन नहीं है, तो उसको रिएक्ट करना वो बंद कर देता है. जैसे बर्ड्स का एग्जांपल है, बर्ड्स भी क्या करती हैं, ह्यूमंस को देखकर शुरू में जैसे अर्बन एरियाज में ह्यूमंस को देखती हैं तो उड़ जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चल जाता है कि ह्यूमंस क्या हैं, कोई उन्हें हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं और यहीं पर रहते हैं. तो फिर क्या होता है, भाई ह्यूमन के पास आने के बाद भी उड़ती नहीं है. वैसे ही टर्टल है, टर्टल का एग्जाम है, इनिशियली पुल इट्स हेड इनटू इट्स स्नेल व्हेन टच्ड, सॉरी इट्स शेल व्हेन टच. तो जैसे टच करते हैं वो अपनी शेल में वापस चला जाता है, लेकिन बार बार जब आप उसको टच करते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, देयर इज नो डेंजर एंड स्टॉप हाइडिंग. उसे पता चल जाता है कि इसमें ये टचिंग में कोई डेंजर नहीं है और वो अपने आप को हाइड करना बंद कर देता है. निकोलस टिनबर्गन स्टडीड हाउ यंग टर्कीश चिक्स लर्न टू इग्नोर हार्मलेस थिंग्स थ्रू हैबिचुएशन. तो निकोलस टिनबर्गन ने यंग टर्की चिक्स पे क्या एक एक्सपेरिमेंट किया था हैबिचुएशन का. In this experiment, he used a shadow that looked like both a hawk and a goose. उन्होंने शेडो बनाई जो हॉक और गूस दोनों की तरह दिखाई देती है, मतलब 2 शेडो बनाई. When the shadow moves like a hawk, ठीक है, जब वो शेडो हॉक की तरह, मतलब हॉक वाली शेडो मूव करेगी, the chicks got scared and tried to escape. तो जो चिक होंगे वो डर जाएंगे और एस्केप कर जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे. But when it moves like a goose, लेकिन जब वो गूस की तरह मूव करेगी, मतलब जैसे गूस मूव करते हैं, they stayed calm and didn't react. तो वो काम रहते हैं और रिएक्ट नहीं करते हैं इस पर.
ये क्या है, दिस शोड दैट द चिक्स लर्न गीज वर सेफ बिकॉज दे ऑफन फ्लाई ओवरहेड। ठीक है, उन्होंने चिक्स ने गीज की शेडो पहचान रखी होती है, वो हमेशा उनके गीज क्योंकि उड़ते रहते हैं तो उनके सर के ऊपर से गीज उड़ते हैं और उनकी जो शेडो है उसको पहचानते हैं। तो इसलिए जैसे जब गीज की शेडो को हम ऊपर से ले जा रहे थे तब वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें गीज के अलावा दूसरी शेडो दिखी जो क्या है, जो वो नहीं पहचानते हैं जिसको, तो उन्हें लगा कि डेंजर में है और उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, रिएक्ट किया। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एनिमल कैन यूज टू हार्मलेस थिंग्स बट स्टिल स्टे अलर्ट टू रियल डेंजर्स। दूसरा, क्लार्क ने स्टडी किया था नेरिस में हैबिचुएशन को, एक मैरीन एनिलीड है। इन्होंने क्या किया, इसको एक ग्लास ट्यूब में रखा, ये एक बरोइंग एनिमल है तो ग्लास ट्यूब भी से एक बरो जैसी ही लगी, तो उसमें इसको रखा गया और उसे क्या किया, बार बार इस ग्लास ट्यूब को एक मैकेनिकली शॉक दिया गया, मतलब हाथों से जैरिंग की गई या हिलाया गया। तो हर बार हिलाने पर ये क्या करता था, अपने आप को इसी ग्लास ट्यूब के नीचे बॉटम में जाकर रिट्रैक्ट कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे विद रिपीटेड जैरिंग देयर रिस्पॉन्स ग्रेजुअली डिमिश्ड एंड इवेंचुअली डिसअपेयर, डेमोन्स्ट्रेटिंग हैबिचुएशन। धीरे धीरे क्या हुआ, इसका जो रिस्पॉन्स है वो ग्रेजुअली डिमिश हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल डिसअपेयर हो गया। ये क्या है, हैबिचुएशन को डेमोन्स्ट्रेट किया इसने। अ रिड्यूस रिएक्शन टू अ हार्मलेस रिपीटेड स्टिमुलस। क्या है कि हैबिचुएशन में धीरे धीरे रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है और बिल्कुल खत्म हो जाता है अगर वो स्टिमुलस हार्मलेस नहीं होता है तो ये क्या है, हैबिचुएशन के आपके एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग जो है, इट इज अ यूनिक बिहेवियर, यूनिक फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट अकर एट स्पेसिफिक स्टेज इन एन एनिमल्स अर्ली डेवलपमेंट। ये उसके बिल्कुल अर्ली डेवलपमेंट में आती है, एनिमल के स्पेसिफिक स्टेज है, उसी समय ये सीखता है। उसके बाद क्या होता है, वो इस टाइप का बिहेवियर नहीं सीख पाता है। इट इज अ रैपिड एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इन विच एन एनिमल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और रिकॉग्निशन विद एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंट। ये क्या है, एक रैपिड और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसमें एनिमल जो भी इंडिविजुअल को उसने रिकॉग्नाइज किया है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, एक रिकॉग्निशन बना लेता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, ऑब्जेक्ट हो या कोई इन्वायरमेंट कुछ भी हो। द टर्म इम्प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एथोलॉजिस्ट कोनार्ड लॉरेंज। ठीक है, कोनार्ड लॉरेंज ने 1936 में सबसे पहले इम्प्रिंटिंग को यूज किया था, इस वर्ड को यूज किया था, इंट्रोड्यूस किया था। Who observed that newly hatched geese followed the first moving object। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट न्यूली हैच्ड गीस पे किया था और ये आगे हम इसके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो उन्होंने देखा था कि वो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसको फॉलो करती रहती है। इम्प्रिंटिंग हैपन्स ड्यूरिंग अ क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड, अ शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम शॉर्टली आफ्टर बर्थ और हैचिंग। जो इम्प्रिंटिंग है वो सिर्फ क्रिटिकल और मतलब एक सेंसिटिव पीरियड में ही सीखी जा सकती है। शॉर्ट विंडो है उसके सीखने की, जैसे ही बर्थ होती है, हैचिंग के बाद जैसे ही बर्थ होती है तो उसी समय जो वो सीखते हैं वही हमेशा उनके दिमाग में छप जाता है। तो और यही एक फेज है जिसमें इम्प्रिंटिंग बिहेवियर सीखा जाता है। Once an animal has imprinted on something, it usually remain attached for life। ठीक है, जैसे ही उसके दिमाग में वो इम्प्रिंट हो जाता है, एनिमल की दिमाग में जो भी चीज इम्प्रिंट हो जाती है वो पूरे लाइफ टाइम उसके साथ अटैच रहती है। This behavior is essential for survival and it helps young animals recognize their parents for food, protection and social development। तो ये behavior क्या है, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इसकी वजह से अपने पेरेंट्स को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और फूड प्रोटेक्शन और सोशल इन्वायरमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। इम्प्रिंटिंग इज ऑब्जर्व्ड इन वेरियस स्पीसीज इंक्लूडिंग बर्ड, मैमल्स एंड फिश। ये सब में देखी जाती है, बर्ड्स, मैमल और फिश सब में ये ऑब्जर्व की गई है। एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन बोथ नेचुरल एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। While imprinting has a genetic basis, it also required environmental exposure to the object of imprinting। ठीक है, एक जेनेटिक बेसिस भी है, लेकिन इसमें मेन रोल है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर का, जो इम्प्रिंटिंग के समय ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है। ये सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है कोनार्ड लॉरेंज ने जो इम्प्रिंटिंग का एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया था, ही स्टडीड ग्रे leg geese and discovered that newly hatched gooseling form attachment to the first moving object they see after birth। तो इन्होंने क्या पाया इससे कि
जो न्यूली हैच्ड गूजलिंग्स हैं वो पहली बार आफ्टर बर्थ के बाद वो सबसे पहले जिस फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को देखती हैं उसी के साथ अटैच हो जाती है। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस लॉरेंस डिवाइडेड अ ग्रुप ऑफ गूज एग्स इनटू टू सेट्स। ठीक है, तो उन्होंने गूज के दो सेट बनाए एग्स के। वन वॉज हैच्ड नेचुरली बाय देयर मदर। ठीक है, एक को तो उनके मदर के साथ ही रखा, एक सेट को, वाइल द अदर वॉज हैच्ड इन एन इंक्यूबेटर, और बाकियों को उन्होंने हैचिंग के लिए इंक्यूबेटर में रख दिया। The goosling that hatched naturally imprinted on their biological mother and followed her. तो जो गूजलिंग जो नेचुरल इन्वायरमेंट में हैच हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी माँ देखी और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। Whereas the incubator hatched goosling imprinted on Lawrence. तो लॉरेंस ने क्या किया, उन जो इंक्यूबेटर हैच्ड गूजलिंग थी उनको अपने सामने हैच कराया और खुद चलने लगे। तो उन्होंने जो इंक्यूबेटर हैच्ड गूजलिंग थी उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, लॉरेंस को देखा, और उसके ट्रीटेड हिम एज देयर पेरेंट एंड फॉलोइंग हिम एवरीवेयर। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने पेरेंट्स ही मान लिया और हर जगह उसको फॉलो करते थे। इवन जब क्या हो गया, उनकी मदर भी आ गई। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट इम्प्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन अर्ली एक्सपोजर रेदर देन जेनेटिक्स एंड दैट इट अकर ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है कि इम्प्रिंटिंग क्या है, एक तो एक्सपोजर पर डिपेंड, अर्ली एक्सपोजर पर बेस्ड है, और दूसरा क्या है कि ये सिर्फ क्रिटिकल पीरियड जो शॉर्ट टाइम होता है आफ्टर बर्थ का, जो शॉर्ट टाइम है उसी में सीखा जाता है। लॉरेंस ऑल्सो फाउंड दैट इम्प्रिंटिंग इज इरिवर्सिबल। ठीक है, उन्होंने ये भी देखा कि इरिवर्सिबल है। वंस द गूजलिंग इम्प्रिंटेड ऑन हिम, गूजलिंग ने उनको इम्प्रिंट कर लिया अपने दिमाग में, दे कंटिन्यू टू फॉलो हिम इवन व्हेन रीइंट्रोड्यूस टू देयर बायोलॉजिकल मदर। अगर उसके बाद उनकी बायोलॉजिकल मदर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन वो सिर्फ लॉरेंस के ही पीछे पीछे जाएंगे, उसको ही अपना पेरेंट मानेंगे। ये है इम्प्रिंटिंग। ये इसके कुछ और बेस्ट वे हैं इम्प्रिंटिंग के। वन ऑफ द बेस्ट वे इम्प्रिंटिंग हेल्प कंजर्वेशन इज बाय टीचिंग यंग वूफिंग क्रेन्स हाउ टू माइग्रेट। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो वूफिंग क्रेन है उनकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने इम्प्रिंटिंग का सहारा लिया। ठीक है, इम्प्रिंटिंग बिहेवियर का सहारा लिया। इन्होंने क्या किया, दीज बर्ड्स आर बोर्न इन कैप्टिविटी एंड नीड टू लर्न हाउ टू फ्लाई टू वार्मर प्लेसेस फॉर द विंटर। देखिए, अब ये जो बर्ड्स हैं ये तो नेचुरल एनवायरनमेंट में इनको नहीं इनका बर्थ हुआ है, और इन्हें ये भी नहीं पता है कि जो माइग्रेशन है कि वार्मर प्लेस में जाना पड़ता है विंटर के लिए, ये सब चीजें इन्हें नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंस दे नॉर्मली लर्न फ्रॉम दिस पेरेंट्स, दे एक्ट एज देयर पेरेंट्स इन अ स्पेशल वे। तो ये चीजें तो ये अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो ये क्या करते हैं कि एक पायलट को, देखिए ये एक पायलट को बिल्कुल इसी की तरह, उनकी माँ की तरह है, इसी तरीके से व्हाइट उसमें लपेट कर आगे आगे पायलट चलता है, और उसके पीछे पीछे ये जो क्रेन है वो इसके साथ उड़ती हैं, और ये पायलट इन्हें रास्ता दिखाता है कि इन्हें कैसे माइग्रेशन करना है, इनका माइग्रेटरी पाथ क्या है, वो इन्हें रास्ता दिखाता है, और ये अपने दिमाग में इस चीज को इम्प्रिंट कर लेते हैं, और फिर जब ये लौटते हैं वहां से माइग्रेशन के बाद, ये अपने आप ही वहां से उसी रूट को फॉलो करके लौटते हैं। देखिए इससे क्या होगा, इनका जो नंबर है जो अभी एक्सटिंक्ट होने वाले थी उससे ये बच गई हैं। इस तरीके से इम्प्रिंटिंग के बिहेवियर से इन्हें क्या किया गया, माइग्रेशन सिखाया गया। दूसरी चीज, इन्हें हमेशा क्या होता है, इनको जब हम फीड वीड करवाते हैं तो इस तरीके से व्हाइट पहनकर, और देखिए आगे डक का भी सर बना हुआ है, इस तरीके से इन्हें फीड कराया जाता है जिससे ये वाइल्ड बिहेवियर में आ सकें, ये हर चीज के लिए ह्यूमन पर डिपेंड ना हो सकें। ठीक है, इससे क्या होगा, to make sure the cranes do not get too used to humans, the people taking care of them wear full body crane costume। ठीक है, पूरी बॉडी में फुल क्रेन कॉस्ट्यूम पहनते हैं। दिस हेल्प्स द बर्ड स्टे वाइल्ड एंड इंडिपेंडेंट। जिससे क्या होगा, बर्ड वाइल्ड रह सके और इंडिपेंडेंट रह सके। सो दे डू नॉट रिले ऑन ह्यूमंस फॉर फूड और सेफ्टी। नहीं तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन पर डिपेंड हो जाएंगे फूड और सेफ्टी के लिए। इस तरीके से वो सीखेंगी तो उन्हें लगेगा उनकी मदर उन्हें सिखा रही है, कुछ समय बाद वो खुद ही इस चीज को सीख जाएंगी। दिस मेथड वॉज हेल्पिंग bring woofing cranes back into the wild and protect their population। इससे क्या हुआ, वो वाइल्ड नेचर में वापस जा सकी और उनका जो पॉपुलेशन है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सका। फिर नेक्स्ट है लेटेंट लर्निंग। क्या है लेटेंट लर्निंग, क्या है, ये भी लर्निंग बिहेवियर है।
Latent learning is a type of learning that happens without immediate rewards or obvious sign of learning. ठीक है, इसमें कोई इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता है और ना ही कोई ऑब्वियस साइन होते हैं लर्निंग के कि हमें पता चलता है कि हमने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, इसका पता नहीं चलता उस समय. द नॉलेज गेन्ड इज नॉट यूज राइट अवे बट कैन बी अप्लाइड व्हेन नीडेड. ये उस समय तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने सीख लिया है, या जो एनिमल है उसे नहीं पता है कि उसने चीजें सीख ली हैं, लेकिन जब सही समय आएगा तो उस समय इस चीज को अप्लाई करते हैं. या हम इस तरीके से कह सकते हैं लेटेंट लर्निंग को, लेटेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग where information is picked up without trying and without any reward or motivation. ठीक है, तो जो लर्निंग लेटेंट लर्निंग होती है वो आप सीख तो जाते हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता है कि आप वो चीजें सीख चुके हैं. या ह्यूमन में भी है और एनिमल्स में भी होती है इस टाइप की लर्निंग. दिस नॉलेज स्टे हिडन अंटिल इट्स नीडेड. तो क्या है, ये हिडन रहती है, हिडन मतलब लेटेंट, तो इसलिए इसे लेटेंट लर्निंग कहते हैं. ठीक है, और जैसी जरूरत पड़ती है तब ये लर्निंग आपको समझ में आती है कि आपने तो ये सीखा हुआ था. Unlike traditional learning theories that focus on reward or punishment, latent learning show that we can learn things naturally without realizing it. या बाकी थ्योरी में हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि पता ही नहीं है कि आपने कोई चीजें सीखी भी हैं, तो आपको रियलाइज ही नहीं है उस चीज का. तो जो लेटेंट लर्निंग है उसमें एडवर्ड सी टॉलमैन ने 1930s में बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था रैट के ऊपर. तो ये हम आगे देखेंगे. देखिए एग्जाम्पल क्या है लेटेंट लर्निंग के. जैसे लर्निंग अ रूट टू स्कूल बाय वॉचिंग व्हाइल इन द पैसेंजर सीट एंड लेटर यूजिंग इट व्हेन ड्राइविंग अलोन. ठीक है, आप रोज एक रूट से जाते हैं तो आपको पता नहीं है कि वो रूट आपको याद हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन वो आपके दिमाग में बस गया है. जब आप अकेले उस रूट पे ड्राइव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप उस चीज को सीख चुके हैं, आपको वो पता है. उसी तरीके से जैसे आप अपने पेरेंट्स को कुक करते हुए देखते हैं लेकिन आपको पता नहीं है, आपने कभी करा नहीं है तो आपको पता नहीं है कि ये चीज आपको आती है नहीं आती है. लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कुक करते हैं तो जो आप पेरेंट्स को देखते थे जैसे करते हुए उसी चीज को आप रिपीट करते हैं. फिर है अ डॉग दैट हैज सीन इट्स ओनर ओपन अ गेट मेनी टाइम्स बट ओनली डज इट व्हेन इट वांट्स टू एस्केप. ठीक है, डॉग कितनी बार ओनर को देखता है कि वो गेट किस तरीके से खोलता है, लेकिन जब उसे भागना होता है तभी वो क्या करता है, उस चीज को फॉलो करता है, नहीं तो वो काफी टाइम उसे देख चुका हो. A rat finding a new path in a maze when its usually way is blocked. या अभी हम आगे जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि रैट जो होते हैं नया पाथ किस तरीके से ढूंढ लेते हैं. A child observing how adults talk on phone and later imitating it in play. ठीक है, जैसे चाइल्ड भी देखते हैं कि किस तरीके से उनके माँ बाप फोन पे बात कर रहे हैं और फिर उसे इमिटेट करते हैं, उसी को दोहराने की कोशिश करते हैं. तो टॉलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था लेटेंट लर्निंग पर, उन्होंने क्या किया कि रैट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3. पहला जो ग्रुप है उन्होंने क्या किया, ऑलवेज रिसीव्ड फूड एट द एंड ऑफ द मेज. उन्होंने एक मेज बनाई. ठीक है, इस तरीके से 3 मेज बनाई और इनके बाहर के रास्ते सब ब्लॉक कर दिया. ठीक है, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, चारों तरफ ये क्या है, ब्लॉक है. और इसमें रैट्स को छोड़ दिया. अब उन्होंने क्या किया, पहली मेज में ऑलवेज रिसीव फूड एट द एंड ऑफ द मेज. पहले वाले ग्रुप को हमेशा एंड पर फूड मिलेगा. दूसरे वाले ग्रुप को कभी फूड नहीं मिलेगा, इसमें कोई फूड नहीं है. तीसरे वाले ग्रुप में क्या होगा, 10 दिनों तक तो कोई फूड नहीं दिया, लेकिन 11वें दिन क्या हुआ, इनके भी कुछ चारों कॉर्नर्स पे क्या रख दिया, फूड रखा. तो जो पहला मेज था, देखो इसमें क्या होता है कि जो रैट है इस मेज में घूमते रहते हैं. मेज आपको पता ही है, भूल भुलैया जिसे कहते हैं. तो उस भूल भुलैया में इस तरीके से घूमते रहते हैं, एक पहेली टाइप का, कि कभी रास्ता कहाँ को है, रोड कहाँ को है. तो इस तरीके से क्या होता है कि जो रैट हैं वो इस मेज के अंदर घूमते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्हें ये मैप जो है, इस मेज का मैप उनके दिमाग में आ चुका है. तो पहले वाले में जब भी वो क्या करते हैं, खाना, जिसमें हमेशा एंड में खाना रहता है, तो वो ग्रुप क्या शो करता है, क्विकली लर्न द मेज टू गेट द फूड. वो क्विकली इस मेज को सीख लेता है और हमेशा क्या करता है, खाने के पास आ जाता है. कभी हम इस कॉर्नर पे खाना रखते हैं, कभी इस कॉर्नर पे, कभी इस कॉर्नर पे, कभी इस कॉर्नर पे. तो वो मेज के थ्रू हमेशा उस कॉर्नर पे आ जाता है. और उस मेज को अगर आप उसका रास्ता ब्लॉक कर दें, मेज की ये जो मेज के अंदर जो मैप है, जो मेज है, उसको चेंज कर दें, तब भी वो क्या करेगा, अपने फूड के पास आ जाता है. ठीक है, दूसरा ग्रुप जिसे कभी कोई फूड नहीं मिल रहा है, वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाता है. वो इसी तरीके से बस मेज में घूमता रहता है, लेकिन उसके पास खाना नहीं है तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं है.
थर्ड जो ग्रुप है उसको पहले 10 दिनों तक तो कोई खाना नहीं दिया गया, जैसे ग्रुप 2 रहा वैसे ही वो भी, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं शो नहीं हुआ, लेकिन 11वें दिन जब उसको खाना दिया गया तो उन्होंने पहले वाले ग्रुप से भी ज्यादा जल्दी ये चीज सीख ली कि वो जो मेज का जो रास्ता है, किस तरीके से मेज में कहां से कहां को मूव करके हम उस फूड तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रुप 3 हैड लर्न द लेआउट ऑफ द मेज विदाउट एनी रिवॉर्ड, तो ग्रुप 3 ने पहले ही उस मेज के लेआउट को उसे पता था, उसके दिमाग में था, क्योंकि वो पूरे मेज में घूम रहा था, लेकिन उसके पास कोई रिवॉर्ड नहीं था, तो उसे पता नहीं था कि रास्ता उसे वो जानता है। दे जस्ट डिडंट शो इट अंटिल दे वर मोटिवेटेड, तो तब तक जब तक उन्हें मोटिवेट नहीं किया गया, खाना नहीं दिया गया, तब तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो जो मेज का जो मैप है, जो लेआउट है, वो उनके दिमाग में है कि कहां से कैसे बाहर को जा सकते हैं आप। दिस प्रूव द आइडिया ऑफ द लेटेंट लर्निंग, ठीक है, इसने लेटेंट लर्निंग के आइडिया को प्रूव किया। लर्निंग दैट हैपेंस विदाउट reinforcement and become visible only when there is motivation, तो ये तभी दिखाई देता है जब आपको कोई मोटिवेशन मिले, तभी आपको पता चलता है कि आप ये चीजें सीख चुके हैं, आप ये जानते हैं। तो ये आपका पूरा हो चुका है लर्न बिहेवियर का पहला लेक्चर, ये पूरा है। इसके बाद हम इसके बाकी बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं उन्हें हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे।